आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो घटना है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली की घटना है और यहीं पे लालगंज थाना लगता है, जहाँ की ये वारदात है। 14 जुलाई के दिन एक बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ निकलता है। सुबह जैसा उसका रूटीन था, बैग पैक करना और स्कूल जाना, वैसे ही ड्रेस वगैरह पहनता है, स्कूल की तरफ निकलता है। लेकिन वो स्कूल से वापस घर नहीं आता है। इस बच्चे का नाम था पिंटू श्रीवास्तव और ये जिस दिन गायब हुआ था वो डेट थी 14 जुलाई 1999। अब जब ये गायब हो जाता है, घर नहीं आता है, तो शाम तक तो मम्मी उसकी वेट करती है। लेकिन जब शाम का भी समय ढल जाता है तब उसके पापा तक ये बात पहुंचती है। माता पिता दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। पहले तो वो स्कूल जाते हैं, स्कूल चेक करते हैं, स्कूल में उनका बच्चा नहीं मिलता है और स्कूल भी बंद हो चुका था। उसके बाद वो तमाम इधर उधर जितने भी हो सकते थे उनके दोस्तों के घरों पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जब उनका बच्चा शाम तक नहीं मिलता है, रात हो जाती है। रात में भी वो अड़ोस पड़ोस में पड़ोसियों को साथ में लेकर के ढूंढना शुरू करते हैं। रात के 10 बजे तक वो अपने बेटे को ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं मिलता है। अब पड़ोसियों के द्वारा ये बोला जाता है कि आपको तुरंत ही जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चा रात हो गया है और इतनी रात तक वो घर वापस नहीं आया है, तो अब पुलिस में कंप्लेन कराना बहुत स्वाभाविक बात है। इसके बाद जो पिंटू के पिता होते हैं वो थाने पे जाते हैं और थाने पे जाकर के पुलिस को कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा 14-15 साल का है, 10वीं कक्षा में वो पढ़ता था। उसकी दिनचर्या में हर दिन उसका स्कूल जाना और स्कूल से घर आना शामिल थे। आज भी वो स्कूल के लिए ही निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। हमने पड़ोसियों के साथ मिल करके तमाम जगहों पे उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो उसका कोई भी नामो निशान हमें कहीं पे भी नहीं मिला है, ना ही कोई हमें क्लू मिल रहा है कि वो कहाँ हो सकता है। इसके बाद पुलिस का ये कहना होता है कि हम आपकी कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे को ढूंढने की जो प्रतिक्रिया है वो सुबह से शुरू की जा पाएगी, क्योंकि अभी और इंतज़ार कर लीजिए रात भर। कई बार बच्चे जो होते हैं वो घर से गुस्सा होकर के या फिर किसी भी बात से उदास होकर, नाराज़ होकर के भी ऐसे कदम उठा लेते हैं। 14-15 साल का बच्चा था तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था कि कोई उसको बहला फुसला कर कहीं पे ले जाएगा। तो इस वजह से माता पिता को बहुत ही ज़्यादा समझाने के बाद पुलिस ये कहती है कि अगर सुबह 10 बजे तक वो घर वापस नहीं आता है या फिर नहीं मिलता है तो उसके बाद हम उसको ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। इसके बाद पिताजी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, माँ भी बहुत ज़्यादा रो रो कर बेहाल होती है। रात भर वो ढूंढना बंद नहीं करते हैं। वो तमाम गांव वालों के साथ इधर उधर जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा वो ढूंढने के उसको प्रयास करते रहते हैं। अब इधर ये स्टोरी चल ही रही थी कि एक लड़का अपने घर से गायब हो गया है। पास के ही गांव से एक खबर आती है। एक दिन एक वहाँ पे जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से बहुत तेज़ बदबू आती रहती है। हर दिन बच्चों को वहाँ पे डांटा फटकारा जाता है कि बच्चे लोग साफ़ सफाई से रहिए, साफ़ कपड़ा पहनिए, डेली नहा करके आइए। डेली प्रार्थना के बाद बच्चों के कपड़े चेक किए जाते थे। उनसे पूछा जाता था कि नहा रहे हो या नहीं नहा रहे हो। जो नहीं नहा के आ रहा था उसको डांटा भी जा रहा था। 2-3 दिन ऐसे ही लगातार वहाँ के टीचर्स काफ़ी परेशान थे इस बदबू से। बदबू दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। तीसरे दिन आलम ये होता है कि बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं, अब ये जो परेशानी होती है वो जाकर के प्रधान को गांव के बताते हैं कि लगातार स्कूल से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है, बच्चे नहा कर नहीं आते हैं और शायद इसी वजह से बदबू बढ़ती जा रही है। कई बार हमने बच्चों को बोला भी है कि आप साफ़ सफाई से रहो, डेली नहा करके स्कूल आओ, लेकिन बदबू अभी भी बढ़ती ही चली जा रही है। तो प्रधान जब उस स्कूल में आते हैं, उन शिक्षकों से बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ढूंढा भी जाता है कि बदबू किस तरफ से ज़्यादा आती है। एक तरफ सेफ्टी टैंक होता है जहाँ पे एक पत्थर रखा रहता है उसको ढकने के लिए, ढक्कन के जैसा, और वहीं से बदबू काफ़ी तेज़ आती रहती है। प्रधान का कहना था कि इस सेफ्टी टैंक में शायद कोई परेशानी हो गई है, इस वजह से काफ़ी बदबू आ रही है, तो इसको साफ़ करा लेना चाहिए। अब जैसे ही एक दिन साफ़ सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है और उस सेफ्टी टैंक के ढक्कन को हटाया जाता है तो उसमें मिलती है लाश एक बच्चे की थी जो यूनिफॉर्म में था। और अब जब इस लाश की रिकवरी हो जाती है तब वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी घबरा जाते हैं और नज़दीकी पुलिस थाने पे इसकी जानकारी देते हैं। इधर पिंटू लापता था, उधर एक ड्रेस में बच्चे की लाश मिली थी। अब पिंटू के माता पिता को तुरंत सूचित किया जाता है कि एक लाश मिली है पास के ही गांव से। इस बीच जो 2-3 दिन का ये जो प्रकरण था कि पिंटू मिल नहीं रहा था,
इस बीच कई बार प्रदर्शन के मूड में बहुत सारे धरनाएं भी शुरू हो गए थे। धरना देने का आलम ऐसा था कि वहाँ के लोकल लोग भी प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। बहुत ज़्यादा पुलिस पे प्रेशर भी बन रहा था और इसी वजह से पुलिस जो 10 बजे तक का टाइम दी थी माँ बाप को, उसके बाद पुलिस भी इस चीज़ को पड़ताल में लग जाती है ढूंढने के लिए, यानी पिंटू को ढूंढने के लिए। और उसके जो तमाम स्केचेस थे, फोटोज़ थे, वो तमाम सर्कुलेट कर दिए जाते हैं आसपास के थानों पे भी। इस वजह से जो पास में जो उसकी एक लाश मिलती है, डेड बॉडी एक यूनिफॉर्म में बच्चे की, तो तुरंत ही जो ये लालगंज का थाना है यहाँ के पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाता है और बताया जाता है कि एक बच्चा है जिस तरह से वहाँ से गुम हुआ है आपके ही गांव के पास से, तो उनके माता पिता को शिनाख्त करने के लिए बुला लीजिए। अब शिनाख्त के लिए जब माता पिता को बुलाया जाता है पास के गांव में जहाँ से बॉडी रिकवर होती है, माता पिता तुरंत ही देखते हैं और देखकर यूनिफॉर्म से समझ जाते हैं लाश की जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका बेटा था ये वो स्पष्ट रूप से पहचान चुके होते हैं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती का कारण ये था कि इसकी जो हत्या है वो किया किसने और उसे पड़ोस के गांव में ला करके क्यों इस स्कूल के सेफ्टी टैंक में रखा गया। पुलिस वाले अब सख्ती से उसके पहले माता पिता से पूछताछ करते हैं कि क्या आपको फिरौती के लिए कोई कॉल या कोई मैसेज आया है। उसके पिताजी का कहना था कि जब ये लापता हुआ था उसके तीसरे दिन एक चिट्ठी घर में किसी के द्वारा डाली हुई थी या फेंकी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे बच्चे का अपहरण हो चुका है, तुम पोस्ट ऑफिस जो इस गाँव का है वहाँ पे आओ, 5 लाख रुपए लेकर के आओ, तभी तुम्हारा बच्चा हम तुम्हारे हवाले करेंगे। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से ये भी लिखा हुआ था कि पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, इस वजह से उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। अब जब पुलिस ये बात सुनती है उसके बाद सबसे पहले वो पिंटू के रूम की पूरी तलाशी लेना शुरू करती है। पिंटू के रूम में जो बैग था, उसके बुक्स थे, उन सब की तलाशी जब ली जाती है तो एक ऐसा बुक उसके कमरे से निकलता है जो अश्लील था। मतलब उसमें ऐसे गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी जो पिंटू के एज के बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए था। उस बुक के अंदर एक लेटर भी मिलता है और लेटर में लिखा होता है कि पिंटू बेटा, अंकल को शायद इस बात की जानकारी लग गई है तो तुम कुछ दिन मेरे पास मत आना। अब पुलिस सबसे पहले पता ये लगाती है कि ये जो किताब है ये मिलती कहाँ पे है। किताब के लास्ट पन्ने पे श्याम लिखा होता है। श्याम जो था वो बुक का पब्लिशर था। श्याम से कांटेक्ट किया जाता है और जब उस दुकान पे पुलिस पहुंचती है जहाँ से ये किताब लेकर के ये बच्चा आता था, तो वो दुकानदार कहता है कि ये बुक का पब्लिकेशन हमारा ही है और ये जो बच्चा है 14-15 साल का पिंटू, वो अक्सर आता था सप्ताह दर सप्ताह और ये किताब यहाँ से अलॉट करके अपने नाम पे ले जाया करता था। जब इस बात की खबर लगती है पुलिस को तो उसके बाद पुलिस अब ये सोचती है कि जो ये अंकल कह रहा है वो अंकल है कौन और ये किसके लिए यहाँ से किताब लेकर के जाया करता था, क्योंकि उसमें एक लेटर भी मिला था, उसमें एक हैंडराइटिंग थी। अब इस हैंडराइटिंग का पता पुलिस को लगाना था। पुलिस अब आसपास के लोगों से या फिर उसके घर में ही जो किराए से रहते थे लोग, उनके हैंडराइटिंग को मैच करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब ऐसी कोई घटना होती है तो या तो आपके कोई जानने वाले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं और अक्सर किडनैपिंग में बहुत ज़्यादा खास लोगों का ही हाथ होता है जो आपकी दिनचर्या को पूरे अच्छे से जानते हैं। इनके घर में किराएदार भी रहते थे, यानी पिंटू के पिताजी के घर में एक किराएदार था जिसका नाम धर्मेंद्र था। अब धर्मेंद्र के घर पे दबिश दी जाती है, धर्मेंद्र से पूछताछ की जाती है तो धर्मेंद्र कुछ भी नहीं बताता है। उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी से पूछताछ किया जाता है तो वो भी अपना मुंह नहीं खोल रही थी। इसके बाद उसके घर में कुछ ऐसे लेटर्स जैसे कि डायरी वगैरह को पड़ताल के लिए अपने अंडर पुलिस ले के रखती है और हैंडराइटिंग मिलाने की कोशिश करती है। धर्मेंद्र के साथ हैंडराइटिंग नहीं मिलती है, लेकिन उसकी बीवी के साथ हैंडराइटिंग मिल जाती है। अब पुलिस को ये समझ में आ गया था कि जो अंकल का जिक्र किया गया है वो कौन है और ये लेटर लिखने वाला कौन है। अब धर्मेंद्र की पत्नी से जोड़ दे करके पूछताछ शुरू किया जाता है। धर्मेंद्र की पत्नी से जब बहुत ज़्यादा जोर देकर के पुलिस पूछताछ करती है तब उस समय धर्मेंद्र भी टूट जाता है और फिर धर्मेंद्र सच्चाई जो इस मौत के पीछे की थी वो बयां करना शुरू करता है। धर्मेंद्र कहता है कि एक दिन मेरी बीवी के कमरे में मैंने एक पुस्तक देखा और वो जो पुस्तक था वो अश्लील था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये किताब तुमने क्यों ली है, कहाँ से ली है और किससे मंगवाई है। तब मेरी बीवी ने कहा था कि ये हमारे मकान मालिक के बेटे की है और उसने मुझे ला करके दी है। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे शक ज़रूर हो गया था कि इन दोनों के पीछे कुछ न कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है।
धर्मेंद्र ने एक प्लान बनाया, अपनी बीवी को बोला कि मुझे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है किसी काम की वजह से बोल करके धर्मेंद्र बाहर निकलता है और अपने ही घर की, जहां पे वो किराए से रहता है, वहां की निगरानी करना शुरू कर देता है। इधर धर्मेंद्र की पत्नी को पता नहीं था कि उसका पति इसी शहर में है और उस पर नजर रख रहा है। जैसे ही धर्मेंद्र अपने घर से बाहर निकलता है, 3-4 घंटे के बाद वो लड़का जो मकान मालिक का था पिंटू, वो उसके बीवी के घर पे जाता है और वो कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे में दाखिल जैसे ही होता है, गेट जो कुंडी होती है वो उसकी बीबी लगा लेती है और अंदर चली जाती है। अब धर्मेंद्र खिड़की से ये देखने की कोशिश करता है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं अंदर। जब अंदर का वो दृश्य देखता है तो उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी इस पिंटू के साथ, जो 14-15 साल का महज एक बच्चा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उसके बाद जो धर्मेंद्र था वो गुस्से में आग बबूला होकर के गेट जैसे तैसे खोल करके अंदर पहुंचता है। पिंटू जो होता है वो डरा सहमा अपने घर में चला जाता है, क्योंकि नीचे ही के फ्लोर पे वो रहता था, और वो अपनी बीवी से जा कर के पूछता है कि ये जो तुम कर रही थी, ये क्या कर रही थी और कब से ये चल रहा है। ऐसे उसकी बीवी जबान नहीं खोलती है तो वो उसके साथ हाथापाई करता है, उसको मारता पीटता भी है। उसके बाद बीवी कहती है कि मुझे ऐसी किताब, पहले तो उसको नोवेल पढ़ने का शौक़ होता है, फिर उसको ऐसी गंदी किताबें पढ़ने का शौक़ हो जाता है। एक आध बार वो इस बुक डिपो से जा कर के ऐसी किताबें लेती भी है, लेकिन एक दिन वो देखती है कि मकान मालिक का बेटा वहाँ पे कोई चीज़ को लाने गया है, किसी किताब को पढ़ाई के संबंध में लाने गया है, तो वो उस पिंटू का फ़ायदा उठाते हुए पिंटू को बुला कर बोलती है कि जो मैं इस तरह की किताबें पढ़ती हूँ वो तुम मुझे ला करके देना और तुम अपने ही नाम पे लॉट करा लेना, ताकि अंकल को पता ना लगे। और वो किताब मंगवा करके खुद पढ़ा करती थी पिंटू के सामने। और जब वो इस तरह की किताब पढ़ती थी तो पिंटू और वो दोनों ही इस तरह से बुक्स पढ़ते पढ़ते इतने उत्तेजित हो गए कि वो कई महीनों से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर चुके थे। और जब इस बात का पता उसके पति को लगता है, तब अब वो पत्नी को मार पीट तो चुका ही था, सारी बातें उसको पता लग चुकी ही थी। 14 तारीख का दिन वो फिक्स करता है, 4 दोस्तों को अपने साथ लेता है, पिंटू के स्कूल पहुंच जाता है अकेला, और वहां पे जाकर पिंटू को कहता है कि पिंटू, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, लेकिन रास्ते में ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मेरे साथ चलो। अब पिंटू उसके साथ चला गया, क्योंकि वो पहले से डरा सहमा था उसके पिताजी तक ये बात ना पहुँच जाए। अब ये जो धर्मेंद्र था वो एक जगह, एक घर पे उसको ले करके जाता है, जहाँ ये 3 दोस्त पहले से मौजूद थे। सब शराब वगैरह पी रहे थे। यहाँ पे धर्मेंद्र भी शराब पीना शुरू करता है और पिंटू को भी पिलाने की कोशिश करता है। पिंटू शराब नहीं पीता है, जोर जबरदस्ती कर करके धर्मेंद्र उससे पूछना शुरू करता है कि पहली मुलाकात मेरी बीवी से तुम्हारी कहाँ हुई थी, तुमने कैसे कैसे क्या किया, उसके साथ तुम क्या करते थे। अब ये बच्चा था, ये सब कुछ बताना डरा सहमा सा शुरू कर दे। जब सारी बातें धर्मेंद्र सुन लेता है, उसके बाद उसको इतना गुस्सा आता है कि वो इस पिंटू की गला दबा करके हत्या कर देता है और 3 दोस्त के साथ मिल करके इस गांव के प्राइमरी स्कूल के सेफ्टी टैंक में उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। अब जब ये कहानी सारे लोगों ने सुनी, सबके सामने जब ये वारदात आई, तब सब कोई सहम से गए थे कि इतने छोटे बच्चे के साथ कोई इस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, उसको इस तरह से किसी गलत दिशा में ले जा के छोड़ सकता है, और उसका जो परिणाम हुआ वो इतना भयानक हो सकता है। तो इस कहानी का मेरा आप लोगों को सुनाने का मकसद ऐसा नहीं था कि आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। आजकल की जो डिजिटल दुनिया है, आजकल सभी बच्चों के पास मोबाइल्स होती हैं। 14-15 साल की एज में 10वीं में जाने के बाद सब बच्चे मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। तो समय समय पे बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल में, उनकी संगति कैसी है, किताबें जो बैग में रखते हैं उन बैग को चेक करना, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी होती है, यानी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। यही वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी बच्चे को गलत दिशा में भटका सकती हैं। और ये कम जो एज होता है, इस समय उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि जो वो गलत काम करेंगे उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मेरा नाम पूजा है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो आप कहानी को या फिर मेरी बताई गई जो भी जानकारियाँ होती हैं वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इट्स मोटिवेटेड मी, मुझे अच्छा लगेगा। और भी कहानियाँ डेली इस चैनल पे मैं लाती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी, कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प मदद ज़रूर हो पाएगी लोगों को जागरूक करने में। थैंक यू सो मच।